हेलो फ्रेंड, जय श्री श्याम। आज की फिर से क्लास में बहुत ही हार्दिक स्वागत है आप लोगों का और उम्मीद है कि भरपूर एनर्जी के साथ आप फिर एक बार रैंकर सीरीज के साथ जुड़ चुके हैं। रैंकर सीरीज ही आपके सपनों को साकार करने वाली साबित होगी, आपके लिए वरदान साबित होगी, लेकिन पूरी मेहनत के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ। आज हम फिर से अपने टारगेट को एक बार फिर से याद दिलाते हैं कि जो हमारा टारगेट है वो है CGL 2024। कौन सा टारगेट रहेगा? CGL 2024। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। CGL 2024 ये हमारा टारगेट रहेगा और यहीं से हमने देखा ये जो हमारी क्लास है, क्लास 4th जो है रैंकर सीरीज की, हमारे पॉलिटी का भी जो विषय चल रहा है, हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्लास लेकर आए थे। पिछले एक दिन में टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से आपकी क्लास जो है अपडेट नहीं हुई थी दोस्तों, तो उसके लिए क्षमा याचना चाहेंगे और भरपूर ऊर्जा के साथ इस क्लास को स्टार्ट करेंगे और आपके सपनों को साकार करने का प्रयत्न किया जाएगा। पहला जो प्रश्न है आपका, जो ये रैंकर सीरीज है, अभी हम पॉलिटी का रन कर रहे हैं। आप सभी ऐसे नहीं बैठना, नोटबुक कहाँ है आप लोगों की? फटाफट से आपको जो बताया था एक शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जिससे बाद में जब रिवीजन का समय होगा 10 मिनट में पूरा पॉलिटी खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? कोई बच्चा पूछ रहा है सर क्या IAS का भी प्रीलिम्स हम देख सकते हैं? अरे भैया, दुनिया का कोई भी एग्जाम इस पॉलिटी सीरीज को देखने के बाद दे लेना, चाहे वो आपका PCS हो, CGL हो, CPO, CHSL, MTS, ठीक है, या UPSC प्रीलिम्स। मेंस के लिए अभी हम वर्क नहीं कर रहे। ठीक है, चलिए। संविधान का अनुच्छेद 149 ये कह रहा है कि जो संविधान का अनुच्छेद 149 है से संबंधित है। आर्टिकल 149 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। देखिए, जब हम ये आर्टिकल्स की बात करते हैं तो बेसिकली हमने यहाँ पर आपको ड्राफ्ट बताया था। किसके बारे में ड्राफ्ट बताया था? पार्ट को याद करने का जो तरीका था, हमने कहा पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ, पार्ट फिफ्थ। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर हम 4th A को भी लेकर चलेंगे। पार्ट 4th A एंड पार्ट 5th। जैसे आपको कभी भी संविधान पर कमांड करना है तो उसके लिए हमें अपने माइंड में एक ड्राफ्ट रहना चाहिए, पूरा विषय रहना चाहिए कि संविधान का भाग पहला, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा A और पांचवा। पहले इस तरह से देख लेते हैं। तो पहले पार्ट रिलेटिव आर्टिकल, और उसके बाद आपको विषय के बारे में ज्ञान होना चाहिए, यानी कि ये जो पार्ट है, ये जो भाग है वो किस विषय से संबंधित होगा, यानी कि ये किस विषय से संबंधित होगा हमें मालूम होना चाहिए। पार्ट फर्स्ट रिलेटेड टू विच आर्टिकल, संविधान का भाग पहला किस अनुच्छेद से संबंधित है? आपने कहा 1st to 4th। आपने कहा सर आर्टिकल 1st से लेकर 4th तक ये संविधान भाग 1st से संबंधित है और ये किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है? आपने कहा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। हिंदी जो मीडियम वाले बच्चे हैं वो एक बार छापते रहिएगा, यानी कि जो हमारा भाग प्रथम है, पहला है, वो अनुच्छेद 1 से 4 से संबंधित है। जब भी दुनिया में कभी भी आपको आर्टिकल दिखेंगे, आर्टिकल 1, 2, 3, 4, आप समझ जाएंगे कि ये यूनियन और उससे टेरिटरी से रिलेटेड है, यानी जो इसका संबंधित जो प्रावधान है वो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से है। ठीक है, हमने कहा पार्ट सेकंड, आपने कहा सर ये आर्टिकल 5 to 11। पार्ट सेकंड आपको पता है, जब आर्टिकल 5 to 11 से रिलेटेड है तो सिर्फ आपको इसका प्रावधान पता होना चाहिए, प्रोविजन पता होना चाहिए। आपने कहा सर सिटीजनशिप के बारे में, किसके बारे में है? सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में।
तो जैसे ही यदि आपसे पूछा जाए नागरिकता से संबंधित किसमें बताया गया है, तो आप बताओगे पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड आपको पता है नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए, रिलेटेड टू विच आर्टिकल, किन अनुच्छेदों से संबंधित है। आप कहोगे सर 5 to 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कोई भी आर्टिकल दिख जाए आप समझ जाना ये नागरिकता से संबंधित प्रावधान करता है। जब आपके अंदर ड्राफ्ट होगा तो आप किसी भी आर्टिकल को असेसमेंट कर सकते हो। पार्ट थर्ड आपको मालूम है 12 to 35। पार्ट थर्ड संविधान का भाग 3 किस अनुच्छेद से संबंधित है, 12 से 35। विषय क्या होगा, तो आपको मालूम है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है दोस्तों, ठीक है। किसकी बात करता है, फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, मौलिक अधिकार की बात करता है। मौलिक अधिकार किस विषय से संबंधित है, आपने कहा भाग 3। भाग 4 आप सभी को मालूम है 36 से लेकर 51। संविधान का भाग 4 किस अनुच्छेद से संबंधित है, आपको पता है 36 से लेकर 51 तक, 36 से लेकर 51 तक। और ये किसके बारे में बयां करता है, तो आप कहोगे ये डीपीएसपी राइट है। ये कौन सी राइट है, डीपीएसपी राइट्स है। अब ये डीपीएसपी राइट्स क्या होता है, तो आप कह सकते हो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग से संबंधित है, आप कहोगे भाग 4। संविधान के भाग 4 किस अनुच्छेद से संबंधित है, 36 से लेकर 51। आपको मालूम है संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, ठीक है। ये वाद योग्य नहीं होते, नॉन जस्टिसेबल होते हैं, आपको जब मालूम है। लेकिन किस आर्टिकल से संबंधित है, तो आपको पता है 36 से 51 तक आपके डीपीएसपी राइट्स के बारे में बताया गया है। तो दिक्कत कहाँ है, आपको जैसे 36 से 51 के बीच में कोई आर्टिकल दिख जाएगा, सबसे पहले आपके अंदर की आत्मा क्या बोलेंगी, ये डीपीएसपी राइट है। फिर उसके बारे में क्या जानना है, थोड़ा एक बार से देख लेना है, लेकिन पहले ड्राफ्ट तो बनाओ, पॉलिटी पे कमांड करना है। तो यदि हम भाग 4 की बात करेंगे तो ये अनुच्छेद 51A में बताया गया है, आर्टिकल 50A में बताया गया है, और इसे हम फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। क्या कहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं, ठीक है। मौलिक कर्तव्य के बारे में हम बात करते हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A में, हिंदी में हम इसे 4 का पढ़ते हैं, और यहाँ पर अनुच्छेद 51A से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद से संबंधित है, आप कहोगे अनुच्छेद 51A। आपको सभी को मालूम है फंडामेंटल ड्यूटीज को 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। किस संशोधन के तहत, किस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, 42 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में के तहत जोड़ा गया। 1976 में 1976 में जोड़ा गया था। उस समय 10 ड्यूटीज थी। उस समय जो ओरिजिन ड्यूटीज थी, आपको मालूम होना चाहिए, जो ओरिजिन ड्यूटीज है, जो मौलिक जो मूल कर्तव्य थे वो 10 थे, ठीक है। 10 ड्यूटीज थी, 10 मौलिक यहाँ पर कर्तव्य थे। लेकिन 86th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 की बात करते हैं, 11th ड्यूटीज एडेड, जो 11वां कर्तव्य था उसको जोड़ा गया, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। 6 to 14 ईयर्स के लिए जो राइट टू एजुकेशन के लिए, जैसा कि आपको पता है आर्टिकल 21A ऐड किया गया था फंडामेंटल में, और यहाँ पर ड्यूटीज में ऐड किया गया था, ठीक है। बात करते हैं हम पार्ट 5 की। किसकी बात करेंगे, पार्ट 5। पार्ट 5 जैसा कि आपको बताया गया था, ये आपके एसएससी एग्जाम में पार्ट 3, 4th A और 5th, ठीक है। पार्ट 3, 4th A और 5th। यदि हम एसएससी एग्जाम की बात करते हैं, सीजीएल एग्जाम की बात करते हैं, तो लगभग ये आपका 50 से 60% बना देते हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 50 से 60% आपका सिलेबस यहीं से पॉलिटी से आएगा, ठीक है। पार्ट 5 की बात करते हैं, ये किस विषय से संबंधित है, आपने कहा सर यूनियन से संबंधित है। किससे संबंधित है, यूनियन से, संघ से संबंधित है। चलिए ठीक है। अब इसमें जो आर्टिकल है, आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, विषय समझ में आ गया। अब कहोगे सर आर्टिकल, आपने कहा सर 52 से लेकर
151 तक जो है अनुच्छेद भाग 5 से संबंधित है। ये जो भाग है वो 5 चैप्टर में डिवाइड है दोस्तों। चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकेंड, चैप्टर थर्ड एंड चैप्टर फोर्थ, चैप्टर 5। मोस्ट इंपोर्टेंट ये पार्ट है। संविधान का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्ट 5th, 3rd, 4th और 4th ये रहते हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछता है, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और लोकल गवर्नमेंट, अगर हम इनको भी जोड़ दें तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा कवरेज साबित होता है। इस बात का भी ध्यान रखना। चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, संविधान का जो भाग 5 है उसका चैप्टर फर्स्ट किससे रिलेटेड है? आपने कहा सर ये यूनियन एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड है। आपने कहा सर ये यूनियन एग्जीक्यूटिव से रिलेट करता है, ठीक है, संघीय कार्यपालिका से रिलेट करता है। अभी इसका जो आर्टिकल है वो है 52 से लेकर 78। अब सीजीएल का 2023 उठा लीजिए और उसके कई शिफ्ट में बड़े सामान्य प्रश्न पूछे गए। इस पार्ट से आपसे पूछा गया है यूनियन एग्जीक्यूटिव रिलेटेड टू विच आर्टिकल। आपने कहा सर यूनियन एग्जीक्यूटिव 52 से 78 तक रिलेट करती है। कोई बच्चा पूछ रहा है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या होती है सर, एक बार हमें बता दीजिए। यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि जो हमारी संघीय कार्यपालिका है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और भारत का जो महान न्यायवादी होता है उसको शामिल करती है। उससे मिलकर यूनियन एग्जीक्यूटिव बनती है। किस अनुच्छेद से संबंधित है? इस तरह से पूछा गया था। आप कहोगे 52 से लेकर 72। यूनियन एग्जीक्यूटिव बिलोंग टू विच पार्ट? संघीय कार्यपालिका संविधान के किस भाग से संबंधित है? भाग 5 से संबंधित है, ठीक है। चैप्टर सेकंड में किसके बारे में बताया गया है? पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट संसद और संविधान के किस भाग में बताया गया है? तो आप कहोगे भाग 5 में। किस अनुच्छेद से संबंधित है? 79 से ले, ये अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, 79 से लेकर 122। पार्लियामेंट रिलेटेड टू विच आर्टिकल? आपने कहा सर जो संसद है वो अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक संबंधित है, 79 से लेकर 122। पार्लियामेंट किस संविधान के भाग से बिलोंग करती है? पार्ट 5। चैप्टर 3 इसके बारे में बात करता है। चैप्टर 3 कहता है लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ऑफ प्रेसिडेंट। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, छापते जाइएगा। इधर उधर पंचायत करने से अच्छा है कि कुछ समय अपने लिए दें। दुनिया के लिए तो हर कोई देता है, अच्छा बुरा तो दुनिया सोचती है, आप सिर्फ अपने बारे में सोचिए, ठीक है। नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। हम इसे ऑर्डिनेंस की बात भी करते हैं, ऑर्डिनेंस कहते हैं, अध्यादेश, ठीक है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां क्या है यहाँ पर जो बताया गया है? तो आप कहोगे किस अनुच्छेद से संबंधित है? आर्टिकल 123। अनुच्छेद 123 से संबंधित राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां बताई गई यहाँ पर, यानी कि ऑर्डिनेंस कह सकते हो आप, अध्यादेश कह सकते हो। नेक्स्ट, अगर हम बात करें यूनियन ज्यूडिशरी, यूनियन ज्यूडिशरी, यूनियन ज्यूडिशरी की यदि हम बात करते हैं, संघीय न्यायपालिका की यदि आप बात करते हो तो संघीय न्यायपालिका संविधान के किस भाग से बिलोंग करेगी? आपने कहा सर पार्ट 5 से बिलोंग करेगी संघीय कार्यपालिका, और वो न्यायपालिका, और यानी कि ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट। किसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट। और ये किस आर्टिकल से रिलेट करेगा? अगर संघीय न्यायपालिका की बात करें तो आप कहोगे आर्टिकल 124 से लेकर 147, ठीक है। आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है? सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। और सुप्रीम कोर्ट संविधान के किस भाग से संबंधित है? आप कह दोगे बड़े आसान शब्दों में, भाग 5। लास्ट आपका ये जो है चैप्टर 5, ये किसके बारे में? कैग। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, बोले तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल,
ये वही पोस्ट है, ये वही ऑफिसर है जिसे बी आर अम्बेडकर ने कहा था, बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि ये संविधान के अंतर्गत, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर माना जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण ऑफिसर किसको माना जाएगा संविधान के अंदर? बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। रिलेटेड टू विच आर्टिकल, किन अनुच्छेदों से संबंधित है? आप कहोगे आर्टिकल 148 से 151। CAG रिलेटेड टू विच आर्टिकल? 148 से लेकर 151 तक जो प्रावधान है वो किसके बारे में दोस्तों? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जब भी आर्टिकल 148, 149, 150, 151 दिख जाए तो ये सारे प्रावधान किसके बारे में होंगे? ये कुछ पार्ट है, ठीक है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जाए संविधान जो भाग 5 है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है? आप बड़े आसान शब्दों में कहोगे 52 से 151। यूनियन एग्जीक्यूटिव आप कह दोगे ये भाग 5 से संबंधित है, 52 से 78। संसद 79 से 122। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट यानी ऑर्डिनेंस 123। सुप्रीम कोर्ट के बारे में 124 से 147 अनुच्छेद से संबंधित है, और कैग के बारे में 148 से लेकर 151। किसी भी तरह की समस्या आने वाली नहीं है आपको, ठीक है। बहुत ही अच्छी जो है आज के समय में आप मेहनत कर रहे हैं। नेक्स्ट, चलिए यहां पर जो प्रश्न है एक बार हम उससे जोड़कर देख लेते हैं। थोड़ी सी याददाश्त चली जाती है आप लोगों की, तो उसको पुनः ताजा कर दिया जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 149, 149 आ गया। आप कहोगे सर अभी तो हमें समझा था ड्राफ्ट बनाना, जो संविधान के भाग जो 5 है उसका चैप्टर 5 में किसके बारे में बताया गया था? CAG के बारे में बताया गया था, और वो किस अनुच्छेद से संबंधित था? 148 से लेकर 151। इतना तो समझ में बहुत जल्द आया होगा आपको, यानी ये CAG के बारे में है, ठीक है। तो ये किससे डील करता है? यहां पर है द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्या यह 149 इससे संबंधित है? या ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 149, आर्टिकल 149 आपको इतना तो मालूम है ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के बारे में है, लेकिन ये किसके बारे में बयां करता है? ये उसकी ड्यूटीज और पावर की बात करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां, ठीक है। जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है उसके जो कर्तव्य और जो उसकी शक्तियां हैं वो 149 में बताया गया है कि उसके क्या ड्यूटीज है, किस तरह से ऑडिट करेगा। आपको पता होना चाहिए ये सेंट्रल और स्टेट बोथ लेवल पर ये ऑडिट करता है, रिपोर्ट्स करता है, ठीक है। तो इसकी ड्यूटीज और पावर के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, भारत संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न है ये कि 129 के बारे में क्या बताया गया है। चलिए ठीक है, आपको दिया 1 मिनट, एक बार कुछ अपने से एक बार जवाब दीजिए। इसमें क्या होगा? इट प्रोवाइड फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू गिव एडवाइजरी ओपिनियंस टू द प्रेसिडेंट। यह सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति को सलाहकारी राय देने का प्रावधान करता है। नहीं भैया, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति की सलाह राय देने का प्रावधान करता है वो आर्टिकल 143 होता है। वो कौन सा होता है? आर्टिकल 143। बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। आर्टिकल 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति को सलाहकारी राय देने का प्रावधान बताया गया है। It provide for the Supreme Court to be a court of original jurisdiction। यह सर्वोच्च न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार वाला न्यायालय बनाने का प्रावधान करता है। एक बार इसके बारे में आप बताएंगे, ठीक है। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन किसके अंदर आती है? हमने जब इसकी पावर पढ़ा था तो आप कहोगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जैसे कि यदि 2 राज्यों में कोई डिस्प्यूट हो जाए, जल बंटवारे को लेकर या किसी मान लीजिए क्षेत्र को लेकर, किसी को लेकर कोई भी यदि वहां पर डिस्प्यूट होता है, तो ये डिस्प्यूट कहां पर जाएगा? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट।
आप कहोगे कि भैया ये तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर आता है, और ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन आपका जो है सुप्रीम कोर्ट के जो अथॉरिटी के अंदर आता है, उसके ज्यूरिडिक्शन के अंदर आता है। तो ये जो सुनवाई होगी वो किसके पास होगी? सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। अगर यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए यदि सेंट्रल और स्टेट में डिस्प्यूट होता है तो ये मैटर भी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में आता है, ये भी आपका मूल क्षेत्राधिकार वाला जो पार्ट होता है, और ये भी आपके सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय में केस जाएगा। तो ये यहाँ पर आप बताएंगे कि भैया ये किसके बारे में, ठीक है। इट प्रोवाइड्स फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप बताइए कौन सा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में बताता है? थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए, थोड़ा पता चले कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं, आप सीख रहे हैं कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। भारतीय संविधान का डैश भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है। सर अभी तो आपने बताया था मौलिक कर्तव्यों के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, तो ये आपका आर्टिकल सर अभी हमने पढ़ा था, आर्टिकल 51A। ये किसके बारे में प्रावधान करता है? फंडामेंटल, किसके बारे में बात करेगा? आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। किसके बारे में बात करता है? फंडामेंटल ड्यूटीज। अभी हमने पढ़ा था ये पार्ट 4 पार्ट आपका किससे? 4A से रिलेटेड है, और किस अनुच्छेद के संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था? वैसे अभी हमने बताया था 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 42वें संशोधन के तहत, 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। प्रेजेंट में ये 10 थे, 10 ड्यूटीज थी, लेकिन वर्तमान में ये कितना है? 11 ड्यूटीज है। 11वें कर्तव्य को, 11वीं ड्यूटीज को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? अभी बताया था 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। चलिए भैया फटाफट से, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है? बता दीजिए भैया। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज? जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज की बात करते हैं तो यानी कि आपको डीपीएसपी राइट याद आ रहे होंगे, और जब डीपीएसपी राइट याद आएंगे तो आप कहोगे आर्टिकल 40, ठीक है। आर्टिकल 40 किसके बारे में बात करता है? ग्राम पंचायत के संगठन के बारे में, ग्राम पंचायत के संगठन। आर्टिकल 40 एक डीपीएसपी राइट है, और ये कहता है कि भैया यहाँ पर जो है राज्यों को यह शक्ति दे दी जानी चाहिए, राज्यों को मान लीजिए उनको पावर देनी चाहिए, शक्ति देना चाहिए, जिससे वो अपने आप से सेल्फ जो है डिपेंडेंट रहे, खुद फंक्शन करें। ये आर्टिकल 40 बताता है, ठीक है। उनके पास ये मान लीजिए कुछ अधिकार होने चाहिए जिससे मान लो अपने आप से खुद ही कैपेबल हो। अब बात करें आर्टिकल 38, तो आर्टिकल 38 क्या कहता है? टू प्रमोट पीपल्स टू सिक्योर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस। यहाँ पर हमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस की प्रमोट की बात कर रहा है, वहां जस्टिस की बात कर रहा है। साथ ही साथ आर्टिकल 38 कहता है कि जो असमानता है, जो इनइक्वालिटीज है, वो मिनिमाइज करनी चाहिए। जो असमानता है वो राज्य का दायित्व है कि असमानताओं को कम से कम करेगा, ये आर्टिकल 38 कहता है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 45 की हम बात करते हैं, तो ये आर्टिकल 45 आप सभी को पता है कि आर्टिकल 45 में बेसिकली 6 वर्ष से कम उम्र के दिए, ठीक है। लेस देन लिखा होता है यहाँ पर, लेस देन 6 ईयर चाइल्ड, 6 ईयर चाइल्ड केयर, 6 ईयर चाइल्ड केयर। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जो देखभाल की बात की गई है, वो मान लीजिए माता पिता का ये कर्तव्य होगा या राज्य का कर्तव्य होगा कि उनकी शिक्षा वगैरह से प्रावधान बताए गए। पहले इसमें जो प्रावधान था वो 6 से 14 वर्ष का जो रहा करता था, लेकिन आपको मालूम है कि जब एक संशोधन हुआ, एक अमेंडमेंट हुआ था, कौन सा 86, तो उस समय उसको फंडामेंटल राइट्स बना दिया। आर्टिकल 36 तो आपको पता ही है, ये परिभाषा देता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ और उसके
क्षेत्र से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताइए भैया, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अभी आपको बताया था कि यूनियन और टेरिटरी किस आर्टिकल से रिलेट करता है, आर्टिकल 1 to 4। ये सारे प्रीवियस ईयर है, ये जो प्रश्न है वो सब सीजीएल से उठाए गए, सीपीओ से उठाए गए, सीएचएसएल से उठाए गए हैं, और इससे आपको यह मालूम होता है कि आप किस लेवल पर खड़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य को ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक का या कलात्मक स्थान की रक्षा करनी चाहिए। ये भाई कहता है, यह आदेश देता है कि राज्य को जो ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक है या कलात्मक स्थान है उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनको प्रोटेक्ट देना चाहिए। ठीक है, और उनसे संबंधित जो भी कार्य कर सके उनको प्रमोट करने के लिए वो करना चाहिए। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंडेट्स that state should protect every monuments of place of artist of historic interest। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा आर्टिकल हो सकता है। ठीक है, हमने कहा आर्टिकल 49 अनुच्छेद, और ये किससे संबंधित है, ये डीपीएसपी राइट है, ये डीपीएसपी राइट है, संविधान के भाग 4 से बिलोंग करते हैं। अनुच्छेद 49 में आर्टिकल 49 में बताया गया है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि जो भी हमारे स्मारक हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करेगा। ये आर्टिकल 49 में लिखा हुआ है। फिर कहोगे सर आर्टिकल 50 किससे है, एग्जीक्यूटिव सेपरेटेड फ्रॉम जुडिशरी। ठीक है, यानी कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो पृथक्करण बताया गया है वो किस अनुच्छेद में बताया गया है, आर्टिकल 50 में। फिर कहोगे सर आर्टिकल 39 क्या है, आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A क्या करता है, इक्वल जस्टिस समान न्याय एंड ये काफी महत्वपूर्ण होगा, फ्री लीगल एड। ठीक है, फ्री लीगल एड यानी कि जो फ्री जो आपको जो आपकी कानून सहायक मिलता है वो सब क्या होगा, फ्री लीगल एड। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल फिर 48A, ये किसके बारे में, टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट। ये एनवायरमेंट यानी कि जो हमारे पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किसकी बात कर रहा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि आप कह सकते हो डीपीएसपी राइट की बात कर रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की बात कर रहा है कि इनसे संबंधित कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपको पता होना चाहिए उसके बारे में, जब तो बता पाओगे। To ensure the above mentioned employment and clean working environment for men and women and children, ठीक है, providing adequate means of livelihood for both men and women, ensuring equal remuneration for equal work only for men, केवल पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक, ये तो नहीं है। चलिए, recognizing the economic system to prevent the कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन अ फ्यू हैंड, ये भी गलत हो जाएगा। कुछ हाथों में धन के केंद्रीकरण को रोकने के लिए आर्थिक व्यवस्था को पहचानना। टू इंश्योर द अबव मेंशन एम्प्लॉयमेंट एंड क्लीन वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन, पुरुषों और महिलाओं और बच्चाओं के लिए उपयुक्त रोजगार और स्वच्छ कार्य वातावरण सुनिश्चित करना, या फिर पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें जो है कि स्टेटमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही सही है। यहाँ पर रोजगार की भी बात करता है, स्वच्छ वातावरण की बात करता है, और साथ ही साथ यहाँ पर ये वाला जो आंसर होगा फर्स्ट, ये क्या होगा, प्रॉपर साबित होगा। नेक्स्ट, क्योंकि वहां समान वर्ग की बात कर रहा था, यानी कि आपने देखा होगा कि जब हम आर्टिकल 39 की बात करते हैं, वो तो 39 ये था जिसमें इक्वल जस्टिस की बात की गई, फ्री लीगल एड की बात कर रहे थे। लेकिन जब हम आर्टिकल 39 की बात करते हैं तो उसमें यह बताया गया था कि पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन होना चाहिए, समान कार्य के लिए कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से आंसर हमारा फर्स्ट होगा।
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करता है? अभी हमने देखा था विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन until they complete the age of 6 year। अभी हमने बताया था ये किस आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल 45। ये आर्टिकल 45 से संबंधित है, ठीक है। जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल करता है वो आर्टिकल 45, और ये हमारा डीपीएसपी राइट है, ठीक है। आर्टिकल 40 अभी हमने पढ़ा था, ये ग्राम पंचायत के संगठन के बारे में, विलेज जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत से संबंधित है। आर्टिकल 39 में हमने अभी बताया आपको कि आर्टिकल जो 39 है वो कहता है कि भैया राज्य का ही कर्तव्य होगा कि सबसे पहले जो लोगों के जीवन यापन करने के लिए जो लाइवलीहुड होती है उसको सब्सिस्टेंसेस को सर्वाइव करने के लिए वो सभी संसाधन का उपयुक्त प्रयोग करेगा जिन्हें वो महत्वपूर्ण समझे। साथ ही साथ आर्टिकल 39 में ये बताया गया है कि पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो संसाधनों का जो बंटवारा होगा वो इक्वली होना चाहिए, ये आर्टिकल 39 में बताया गया है। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और अन्वेषण को रोकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट फोर्स लेबर, यानी कि फोर्स लेबर को कौन प्रोहिबिट करता है, जिसे हम जबरन श्रम कहते हैं, एंड प्रिवेंट एक्सप्लोटेशन। अरे भैया ये तो टाइपर ने भैया थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, बेचारा वो भी थक जाता है लिखते 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 लिखते। यहाँ पर आर्टिकल होगा, है ना, आर्टिकल होगा, यहाँ आर्टिकल होगा, सारे आर्टिकल है, ठीक है, यानी अनुच्छेद है, अनुसूची नहीं होगा, ये आर्टिकल, ठीक है। तो आर्टिकल 20 में बताया गया है, आर्टिकल 19, 25 या 23। तो आपको पता है ये फंडामेंटल राइट्स है, ये जबरन श्रम की बात करता है, प्रोहिबिट ऑफ फोर्स लेबर की बात करता है, तो ये आर्टिकल 23 में बताया गया है। किसके बारे में आपको पता है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये हमारा मौलिक अधिकार है। सर्वप्रथम आपको ये पता होना चाहिए, विरुद्ध अधिकार ये हमारा मौलिक अधिकार है, सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? 23 से 24। 23 में, अनुच्छेद 23 में ये बताया गया है, आर्टिकल 23 में बताया गया है कि भैया किसी को आप फोर्स लेबर नहीं कर सकते, या फिर आप मान लीजिए उसके इच्छा के विरुद्ध उससे काम नहीं करा सकते, या फिर पहले जो महिलाओं वगैरह का जिस तरह से जो है उनको बेचा जाता था वो आप अब नहीं कर सकते, बंधुआ मजदूरी नहीं कर सकते। नेक्स्ट आर्टिकल 24 में आपको बताया कि भैया फैक्ट्री में 14 ईयर्स से कम के बच्चों को आप नहीं रख सकते। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोहरा खतरा कहता है, जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, ना ही दंडित किया जाएगा। यदि आपने एक बार अपराध कर दिया, ऑफेंस कर दिया, तो आप एक बार 5 साल की सजा काट के आ गए, लेकिन उसके बाद ये थोड़ी ना पुलिस को दिख जाएगा अरे आप तो अपराधी हो, जरा आओ जल्दी से, फिर से आपको छोड़ना है, ऐसा करेगा क्या? नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि आप उसे डबल जियोपार्डी बोलते हैं इंग्लिश में, डबल यानी दोहरा, जो 1 से 2 बार सजा नहीं दे सकते, ये मौलिक अधिकार है आपका, ठीक है। तो ये आपने किस आर्टिकल में पढ़ा था? इंग्लिश मीडियम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स से दैट जियोपार्डी, यहां आ गया देखिए, डबल जियोपार्डी विच से दैट नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। तो आपको बता दीजिए फटाफट से किस आर्टिकल में, जल्दी से, क्या ये 21 में होगा? 90। आपको पता है कि जो ऑफेंस से जो प्रोटेक्शन दी जाती है वो आर्टिकल 20 के द्वारा दी जाती है। हमने आर्टिकल 20 में पढ़ा था कि बेसिकली ये प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंस, यदि कोई अपराध आपने किया है उस समय भी आपको संरक्षण प्राप्त है, ये आर्टिकल 20 कहता है।
पहला तो कौन सा था कि डबल जियोपार्डी, कि आपको 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, और इसमें प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने का कोई अधिकार नहीं होता, वो गवाही मानी नहीं जाएगी। साथ ही साथ उस व्यक्ति ने मान लीजिए 1997 में कोई मान लीजिए कृत्य किया है, कोई ऐसा अपराध किया है, उस समय उस अपराध के लिए 5 वर्ष की सजा है, लेकिन इसका जो रिजल्ट आता है 2024 में, और इस समय इसी अपराध की 20 साल सजा है, तो इसको सजा कौन सी मिलेगी? इसको मिलेगी जिस वक्त इसने अपराध किया है, जो नियम कानून बताए गए हैं उसी के हिसाब से इसे सजा मिलेगी, ये आर्टिकल 20 कहता है। नेक्स्ट, तो ये हमारी सीरीज रही थी आज की, जो 4th सीरीज है। उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।